हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के लेक्चर नंबर 10 में हो गई है। अब कुछ बच्चे आए होंगे सिर्फ यही लेक्चर सर्च करके, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उनके लिए लेक्चर 01 है, आप लोग समझ लीजिए। और जो लगातार पढ़ रहे हैं उनके लिए लेक्चर नंबर 10 है। आपको पूरा लेक्चर कहां मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है वहीं से आप जाके आराम से पढ़ लीजिए। बाकी फिजिक्स की आपकी बहुत जोरदार क्लास आपके ही चैनल पे पढ़ रही है, तो उसको भी पढ़ते रहिए। बोर्ड एग्जाम आ रहा है, नंबर आपकी ठीक ठाक लेके आना है। ठीक भैया, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक क्या लिखा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिस्पायरेशन सिस्टम का डायग्राम, उसके बाद एनसीईआरटी के किताब में जो डायग्राम के नीचे और ऊपर कुछ डीप लाइन लिखी है जिसे कोई भी नहीं पढ़ाता पर मजेदार लाइन है। उसके बाद रिसिडुअल वैल्यूम क्या होता है, जो टर्म आपके किताब के अंदर दिया गया है। उसके बाद एल्बियोली और एल्बियोलर सैक क्या होता है, और ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन के अंदर डिफरेंस। इतना सारा टॉपिक जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। देखिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जीव दो प्रकार के हैं पूरे पृथ्वी पे, कुछ जो पानी में रहते हैं, कुछ जो जमीन पे रहते हैं। तो पानी वाला हमने पिछले लेक्चर में निपटा दिया है। पहली लाइन आज के हमारे लेक्चर की शुरू होती है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, बर्ड, काउ ईटीसी यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एटीएम, मतलब एटमॉस्फियर। मतलब जो जीव जैसे इंसान, चिड़िया और गाय, तीन एग्जाम्पल हम अपने मन से दिए हैं, बाकी जमीन पे तो बहुत कुछ रहता है। ठीक, तो जो भी जीव आपको जमीन पे दिखते हैं जैसे कि ये तीनों, ये सब लोग ऑक्सीजन सीधे अपने पर्यावरण से यूज कर लेते हैं। अब हम लोग हैं, कहीं भी रहे, सांस लिए, सांस अंदर गई, लेकिन कोई जीव पानी में है तो पानी में जमीन की तुलना में कम ऑक्सीजन होता है। वो कैसे होता है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो कह रहा है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन कहां से यूज करते हैं? डायरेक्ट एटमॉस्फियर से। ठीक भैया, दूसरा लाइन क्या कह रहा है? जबकि हाउएवर ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन इन ऑर्गेनिज्म, जबकि अलग अलग जीवों के पास अलग अलग प्रकार के अंग हैं सांस को लेने के लिए। जैसे सांस तो सब कोई नाक से ही लेता है, लेकिन जमीन पे तो छिपकली भी रहती है और हम भी रहते हैं। तो क्या छिपकली का जो लंग्स है वो बिल्कुल हमारी तरह होगा? चिड़िया का लंग्स बिल्कुल हमारी तरह होगा? सबका अलग अलग है, लेकिन सांस सब लोग लंग्स से लेते हैं, पर सबका सांस लेने का तरीका और उनके अंग भगवान ने अलग अलग बनाया है। ठीक, इतना समझे? अब उसके बाद समझिए, ऑल ऑर्गन हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज देयर सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन फिलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कह रहा है हमारी एनसीईआरटी, जो भी जीव होते हैं उनकी जो सांस है वो जब उनके शरीर के अंदर जाती है तब उनका शरीर बाहर की तरफ फूल जाता है। जैसे एक बार आप बैठे हैं जहां पे, वही सांस लीजिए, सांस लिए, अब देखिए जो आपका शरीर है, जो आपका लंग्स है, आपके शरीर में जहां भी होगा, जैसे हमारे केस में क्या है, रिप्स के पास है, सीने पे है हमारा जो लंग्स है, तो क्या होगा, हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। तो ये चौड़ा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा लंग्स है वो गुब्बारे की तरह है, वो फूलता है और पिचक जाता है जब सांस छोड़ देते हैं। तो ये इस अंग की खासियत है जो एनसीईआरटी कह रही है कि वो जो अंग है ऑक्सीजन भरने वाला सबके बॉडी में, वो अपना सरफेस एरिया जरूरत पड़ने पे घटा और बढ़ा सकता है। और क्यों? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैस उसे करना है, जो ऑक्सीजन है वो अंदर ले जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया, यही इतना काम होता है। फिर दिस स्ट्रक्चर इज वेरी थिन एंड डेलिकेट। अच्छा, ये जो अंग है ये बड़ा पतला होता है और बड़ा डेलिकेट, नाजुक होता है। जो लंग्स होता है वो बड़ा ही पतले मेम्ब्रेन से बना होता है, जो लंग्स के अंदर बैलून है, और बहुत नाजुक होता है। इसीलिए इसको रिब केज के अंदर रखा गया है ताकि इसे तगड़ा प्रोटेक्शन मिलता रहे। ठीक भैया, प्रोटेक्शन यूज करना जरूरी है लंग्स के केस में। क्यों? ताकि इसे तगड़ा प्रोटेक्शन मिले और ये रिब केज को यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा, उसके बाद क्या है?
तो देखिए बच्चों, जल्दी से रिस्पायरेशन सिस्टम का डायग्राम पढ़ लीजिए। अब देखिए यहां से कुल मिला के शुरू हो रहा है कि सांस सबसे पहले नाक से और चाहे मुंह से, आप चाहे जहां से सांस लीजिए, सांस पूरी अंदर जानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नाक से सांस लेंगे तो एनसीईआरटी लिखती है कि नाक में एक स्पेशल प्रकार का म्यूकस, एक चिपचिपा पदार्थ होता है और छोटे छोटे बाल होते हैं नाक में, जो झन्ना का काम, फिल्टर, छन्नी का काम करता है। और मान लीजिए छन्नी में कुछ ना रुक पाए गंदगी, तो क्या हो, उस चिपचिपे पदार्थ में जाके वो गंदगी चिपक गए और शुद्ध हवा हमारे शरीर के अंदर जाए। दूसरा चीज क्या है, यहां से जैसे हवा गया नसल पैसेज से, और मान लीजिए माउथ कैविटी, मुंह से गया। अब ये देखिए, ये एक दोनों आके एक कॉमन पाइप के अंदर हवा आएगा, एक पाइप, दोनों पाइप एक पाइप बना लेगा, ठीक भैया। उस पाइप का नाम होता है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स दो भाग में टूट जाता है। फेरिंग्स के नीचे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स का मतलब हमारा बोलने वाला जो ये बॉक्स है, इसे कहते हैं लैरिंग्स। अब आपको एक चीज और बता दें, जो हमने डाइजेशन में बताया था, हमारे गले में दो पाइप है, आगे वाली पाइप है लैरिंग्स और पीछे वाली पाइप है ओएसोफेगस। ओएसोफेगस से खाना अंदर जाता है, जबकि लैरिंग्स के नीचे पाइप लगी होती है हवा वाली विंड पाइप, वो हवा को लेके लंग्स में चली जाती है। इतना समझ लीजिएगा तब पढ़िएगा, ठीक भैया। अब देखिए, जो हमारा आगे वाला पाइप है लैरिंग्स, इसी लैरिंग्स के नीचे से एक पाइप लगेगी जिसका नाम होता है ट्रैकिया या विंड पाइप, जहां से हवा जाएगी लंग्स में। जबकि जो आपको नीले कलर का ये मार्कर से बना हुआ पाइप दिख रहा है, ये था फूड पाइप, जो जाता है पेट में। इसको इसमें नहीं पढ़ना, वो डाइजेशन का टॉपिक था, तो उसको उसमें पढ़ा चुके हैं, ठीक भैया। अब देखिए, ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, क्यों? क्योंकि कहते हैं खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, अगर बात करेंगे तो क्या होगा। ये है लैरिंग्स आगे वाली, पीछे वाली है खाने की पाइप। अब इसको ऐसे समझिए कि आगे वाला जो है ये है हवा वाला लैरिंग्स, और पीछे वाला जो है ये खाने की पाइप, तो ढक्कन ऐसे लगा है। अब जब आप खाना खाते हैं तो ये हवा वाले पाइप को ढक लेता है और खाना चला जाता है खाने वाली पाइप में। अगर कोई बोलेगा तो लगातार अगर खाना चला गया हवा वाली पाइप में, तब क्या होता है ये सब लोग जानते हैं, अगर कभी आपके साथ खाना खाते समय हुआ होगा। इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा ढक्कन जो आपको इस शेप में दिख रहा है, ये वाला जो लाइन बना है, ये इसीलिए है। इस ढक्कन का नाम होता है इपीग्लॉटिस, और जिस छेद को लैरिंग्स के ऊपरी भाग को ये ढकता है, इसे हम लोग कहते हैं ग्लॉटिस, ठीक भैया। अब देखिए, जो विंड पाइप है नीचे आई है, इसमें छोटे छोटे आपको गोल गोल ऐसे काले काले रंग का दिख रहा है, रिंग लगा है। ये जो रिंग है, ये है कार्टिलेजिनस रिंग, ये कार्टिलेज से बनी हुई है, ताकि आप जल्दी जल्दी जब प्राणायाम करते हैं, किसी दिन योगा वोगा करने के मूड में आ जाइए, तो सांस जल्दी जल्दी अंदर बाहर करेंगे, पता लगा चिपक गया और पाइपिया खुला ही नहीं, आदमी निपट गया। तो उसे बचाने के लिए ये रिंग लगाई जाती है, ठीक। तो अब एक बार फिर से चलिए, सांस आपने नाक से लिया चाहे मुंह से लिया, गई फेरिंग्स में, फेरिंग्स से आ गई लैरिंग्स में, लैरिंग्स के नीचे है ट्रैकिया या विंड पाइप। ट्रैकिया दो भाग में बट गई, दोनों भाग को कहते हैं ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई दो लंग्स में चला गया। अब ध्यान से समझिए, जो राइट लंग्स होगा, जैसे हम अगर ऐसे खड़े हो तो ये फिगर कुछ ऐसा बना है, ठीक। तो हमारा जो राइट पार्ट है, राइट हैंड है, वो वाला लंग्स थोड़ा सा बड़ा होगा और लेफ्ट वाला थोड़ा सा छोटा होगा। ये क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाले के नीचे हार्ट लगा होता है, तो हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट वाले को दबा के छोटा कर देता है। एक चीज क्लियर। दूसरा चीज, आपका जो ये पाइप आएगा ब्रोंकाई, अब ये टूट जाएगा ब्रोंकियोल्स में। किसमें टूटेगा? ब्रोंकियोल्स में टूट जाएगा, जो छोटा छोटा है। और जो लेफ्ट आपका राइट वाला लंग्स है, जो बड़ा है, ये तीन पार्ट में काम करता है। इसके अंदर तीन लोब होते हैं, ठीक भैया। क्यों? मान लीजिए कभी लंग्स में कोई बीमारी हो जाए, तो एक लोब में हो तो दो लोब सही रहे तब भी काम करने के लिए, ठीक। पूरे लंग्स को अफेक्ट ना कर दें। जबकि जो हमारा लेफ्ट वाला है ये छोटा है, तो इसमें दो ही लोब होता है, ठीक भैया।
टोटल कितने लोब होंगे लंग्स में? 5 लोब। अच्छा, उसके बाद क्या है? इसके बाद लास्ट में ये पाइप आके बन जाएगा एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक के लास्ट एंड पे लगा होगा छोटा छोटा बैलून की तरह गुब्बारा, जिसे कहते हैं एल्वियोली, जहां पे हवा फिल्टर होता है। ये कुल मिला के आपका है रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए एल्वियोलर सैक या एल्वियोली क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये आया हमारा ब्रोंकियोल्स, यहां से देखिए ये दो है आपका छोटा छोटा गुब्बारा एल्वियोली, तो क्या क्या करेगा? इसी के जस्ट नीचे लगा होगा ऐसे कैपिलरी का ट्यूब, बहुत छोटा, जिसमें खून आएगा। अब हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड खून में डिजोल्व है, तो जब हम सांस लिए तो ऑक्सीजन जो शुद्ध है वो इसी पाइप के अंदर चला गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध है वो इसी पाइप से इस एल्वियोली में आ गया। तो जब सांस लिए ऑक्सीजन चला गया, और ऑक्सीजन कहां गया? सेल के अंदर चला गया, वहां एनर्जी बनाएगा। और जब सांस छोड़ दिए तो बाहर आ गया। तो सिर्फ सांस लिए और छोड़ दिए, इसे कहेंगे ब्रीथिंग। और सांस अंदर गई, उसके बाद ऑक्सीजन कैपिलरी में गई, और कैपिलरी से सेल में गई, सेल में एनर्जी बना, इस प्रोसेस को कहेंगे रिस्पाइरेशन। ठीक भैया, समझ गए? अब देखिए एक्सचेंज ऑफ गैस इसमें होगी, हवा का अदला बदली होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बदलेगा। दूसरा चीज, हमारे एक लंग्स में 300 से 400 मिलियन ये गुब्बारा लगा होता है, दोनों लंग्स में 600 से 800 मिलियन ये गुब्बारा लगा होता है। अगर इसे आप निकाल के जमीन पे बिछा दें तो ये करीब 80 मीटर का होगा, मतलब 861 स्क्वायर फीट का। कितना? 861 स्क्वायर फीट का एक बिस्सा जो जमीन होती है, एक बिस्वा, उसमें उसका टोटल होता है 1361 स्क्वायर फीट, और ये 861 स्क्वायर फीट का है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सरफेस एरिया ये एल्वियोली घेरेगा पूरे हमारे स्थान में। और भगवान ने कितना छोटा करके बॉडी में लगा दिया। ये एनसीईआरटी में आपके एडिशनल पॉइंट में दिया गया है, इसीलिए पढ़ाई के दौरान एनसीईआरटी डीप लाइन हम लिख के लाए हैं, ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। अब देखिए एक और चीज, लंग्स के नीचे लगा होता है डायफ्राम, ये मसल्स से बना होता है। इसका काम क्या है? इसके नीचे जो अंग है, जैसे लंग्स के नीचे है लीवर, स्टोमक, तो उसको और इसके बीच में एक गैप बना के रखे और एक स्पेस बना दे, ताकि जैसे सांस लिए तो ये लंग्स है, डायफ्राम, तो सांस लिए तो ये फूल गया, तो ये थोड़ा सा नीचे चला गया, और सांस छोड़े फिर ऊपर आ गया, फिर लिए नीचे फिर ऊपर आ गया। तो ये एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है जो कि सपोर्ट भी करता है। ठीक भैया, मदद करता है सांस लेने में। लास्ट में कह रहा है हमारी किताब, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम लोगों के बॉडी में जो आप यहाँ पे कैपिलरी में ऑक्सीजन छोड़ दिए, इसमें खून घूम रहा है, ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी है, और आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन है, जिससे आरबीसी का कलर लाल होता है। वही हेमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन से चिपक के हमारे पूरे बॉडी के हर अंग में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। तो ह्यूमन में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? आरबीसी, उसके अंदर कौन है? हेमोग्लोबिन। दूसरा चीज, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पानी में जल्दी मिलता है ऑक्सीजन की तुलना में, तो खून भी एक तरह का पानी है, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी ऑक्सीजन की तुलना में। इसीलिए चाहे जितनी बार सांस लीजिए, लेकिन थोड़ा सा अगर कभी धुआं चला जाए तो तुरंत सांस फूलने लगती है, या जल्दी जल्दी बोलना पड़े तो तुरंत सांस फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हेमोग्लोबिन अगर ना हो, जैसे हमने बताया ना आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को फैला रही है, अगर यही हेमोग्लोबिन ना हो तब क्या होगा? अगर सिर्फ डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से, मतलब धीरे से आराम से ऑक्सीजन खुद घूमता टहलता मस्त होके बॉडी में जाए, तो लंग्स से ऑक्सीजन निकल करके आपके पैर के अंगूठे तक पहुंचने में एक ऑक्सीजन को 3 साल लगेगा।
कितना टाइम? 3 साल लगेगा। ठीक भैया, इसीलिए हेमोग्लोबिन इसी के रफ्तार को बहुत ज्यादा तेज कर देती है। नहीं आप सांस लिए, ऑक्सीजन का क्या है, वो कहेगा हम नहीं जाएंगे पूरे अंग में, हम वहीं इर्द गिर्द घूमेंगे। इसको पकड़ पकड़ के खून के माध्यम से कौन लेके जाता है शरीर के हर एक अंग को? हेमोग्लोबिन। ये भी एनसीईआरटी में दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और यही सबसे क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे कहते हैं हमें पढ़ाया ही नहीं गया। अब पढ़ लीजिए कायदे से। ठीक भैया, तो हेमोग्लोबिन अगर ना हो तो सामान्य डिफ्यूजन द्वारा लंग्स से पैर के अंगूठे में पहुंचने तक ऑक्सीजन एक का एक एटम 3 साल का समय ले लेगा। तो ये था पूरा हमारा आज का लेक्चर। आशा है आपको समझ में आया होगा, इंजॉय किए होंगे, मस्त लगा होगा। अगर यहां तक आप साथ में जुड़े हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। हाँ एक चीज और, ये एक चीज लिखा था रेसिडुअल वॉल्यूम, इसको हमने नहीं समझा है। अब देखिए, आप सांस लिए और सांस छोड़ दिए, अच्छा सांस लिए और सांस छोड़ दिए, अब और सांस छोड़िए। एक बार आप सांस लीजिए पूरा, उसके बाद छोड़िए, थोड़ा सा छोड़िए, छोड़ दिए, और छोड़िए, और छोड़िए, और छोड़िए। कितना छोड़ेंगे? तब पर भी कितना भी आप सांस छोड़ दें, लेकिन कुछ हवा हमारे लंग्स और विंड पाइप के अंदर बची हुई रहती है। वो जो हवा लास्ट में बची हुई है, उस हवा के वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं? रिसिडुअल वॉल्यूम। और ये इसको रोकने में कौन मदद करता है? पूरी हवा क्यों नहीं निकल पाती? क्योंकि हमारे पूरे अंग में जगह जगह यही सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग लगा हुआ है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए ओके बाय।